उमर खालिद, जिनको आज से 5 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली दंगों का आरोप लगाकर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बेल देने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही बड़ी घटना है और ये देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ये अब कोर्ट की विश्वसनीयता और इस पर सवाल उठना बनता है, क्योंकि कोर्ट अब क्रिमिनल को सजा देने के बजाय मुसलमानों को सजा कैसे देना है इस पर ज़्यादा बहस कर रहा है। जैसे कि वक्फ बिल, यानी कि कोर्ट की तरफ से इजाज़त दी गई है, जो कि मोदी सरकार आरएसएस जो लाना चाहती थी मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कब्जे करने के लिए, उन पर हिंदुओं को बैठाना चाहती थी। वही जब केस यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज़ ही माना, वो कलेक्टर वाला हटा दिया, लेकिन इस पर जो एक और तमगा लगाया वो क्या कि 3 हिंदू इसमें रह सकते हैं। अगर से 10 मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो उनका देखभाल करने वाले हैं तो उसमें 3 हिंदू भी होने चाहिए, यानी कि 7 मुसलमान 3 हिंदू, मुसलमानों की ज़मीन को कंट्रोल और उनकी सुरक्षा के लिए। क्या ऐसे ही हम कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं कि जो हिंदुओं की ज़मीन है, जहाँ जो हिंदुओं की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या जो हिंदुओं की संस्थाएं हैं, क्या हमें सुप्रीम कोर्ट क्या ये चीज़ डालेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कानून बनाएगा कि वहाँ पर 3 मुसलमान रहेंगे 10 में से? लेकिन ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट एक मजाक बन गया है, हाई कोर्ट एक मजाक बन गया है। जो उमर खालिद की याचिका को खारिज की गई, उसकी वजह क्या थी? वो मुसलमान था और इसकी वजह कोई और नहीं हो सकती। इसकी वजह और कोई, अभी तक सरकार की तरफ से उमर खालिद पर ट्रायल नहीं चलाया गया, उनके दोस्तों पर ट्रायल नहीं चलाया गया। क्यों नहीं ट्रायल चलाया गया? क्योंकि वो बेकसूर हैं, उन्हें मोदी आरएसएस ने फंसाया है, मोदी गुंडे ने फंसाया है। इसलिए कोर्ट भी मोदी का ही है एक तरह से। आज भी क्लिप्स आती है गुजरात जेनोसाइड की, जो मुसलमानों को हुआ था, उसमें जो मोदी के चमचे हैं जिन्होंने जेनोसाइड किया था मोदी के 3 दिन के वक्त पर, जो उन्होंने वक्त दिया था मोदी ने कि 3 दिन है तुम्हारे पास, जेनोसाइड कर लो, मुसलमानों को मार दो, काट दो। तो इसमें ये साफ साफ वो जो जेनोसाइड करने वाले वो बता रहे हैं कि हम कैसे रिहा हुआ है। हम मोदी ने हमारे ये जजेस बदले और आज भी यही हो रहा है, मुसलमानों को दबाने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, मॉब लिंचिंग करने के लिए ये सब हो रहा है मेरे दोस्तों। तो हम सबको मिलकर इसको रोकना है, जैसे भी हो इस हम सबको मिलकर रोकना है। तो क्या यहाँ पर हमें क्या सबक मिलता है? हम सबको ये सबक मिल रहा है कि आखिर किस तरह से मुसलमानों की पॉलिटिक्स में जगह ना होने की वजह से उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, किसी ने भी मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है उस पर आवाज़ उठाई है। फिर ये क्या लेकर आते हैं? कहते हैं कि सेकुलरिज्म। तो भाई कह दो ना कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, ठीक है ना? इसलिए अगर किसी मुसलमान ने भी इनको वोट दिया तो वो खुद अपने सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। इस बात को याद रखें, क्योंकि आपके सामने AIM के सूरत में एक ऐसी पार्टी है जिससे आप अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी, जिस तरह से लाखों मुसलमानों को जेल में सड़ा कर मारा जा रहा है, बहनों को, भाइयों को, माओं को, इसी तरह से, तो उन सब के लिए आगे कोई ना सर सके। इसलिए आपके लिए ये मौका है असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताने का। अगर से ये मौका गवाया, जिस तरह से यूपी वालों ने गवाया था, उन्होंने अखिलेश यादव को वोट दिया ताकि अखिलेश यादव जीत सके, और अखिलेश यादव ने बहुत वोट हासिल किया, बहुत सीटें लेकर आए वो। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं। मुसलमानों ने बस यही नारा लगाया कि हम बीजेपी को हराएंगे। उनका ये मकसद नहीं रहा मुसलमानों का कि हम अपने आप को मजबूत करें। पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, जब अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? भारत में मुसलमानों की 22 करोड़ आबादी है, लेकिन आपको हैरानी होगी, सिर्फ और सिर्फ
300 से कम IPS ऑफिसर है। कितनी मजाकिया बात है ना। बहुत ही। इसकी वजह ये नहीं कि हमारी एजुकेशन कम है, एजुकेशन है माशाल्लाह, इतना भी कम नहीं है जितना दिखाया जाता है। एजुकेशन बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। लेकिन जो आप में एक कमी, सबसे नंबर 1 कमी है ना, वो क्या है? आप पॉलिटिक्स से बच रहे हैं। पॉलिटिक्स में आपने अपनी 75 सालों से कोई जगह नहीं बनाई है। आपने अपना कोई कदम नहीं बनाया है। आपने अपना कोई पार्टी नहीं बनाया है। तो ये मौका है हम सबको मिलकर कि जो करोड़ों मुसलमानों को मारा गया है, जेनोसाइड हो रहा है, उनका जेलों में सड़ा कर मारा जा रहा है, उनको 15-15, 20-20 साल से जेल में बंद किया हुआ है बगैर किसी आरोप के। तो हम सबको मिलकर इन बेचारों को, मजलूम गरीब लोगों को आबाद और आज़ाद कराना है, चाहे इसके लिए जान और माल कुर्बान करनी पड़े। मोदी गुंडा, RSS गुंडा पार्टी, ये सब देश को एक बर्बादी के कगार पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमने बर्बाद नहीं होने देना है, देश को बचाना है। डेमोक्रेसी इस वक्त रियल थ्रेट में फील हो रही है। डेमोक्रेसी इस वक्त रियल थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए इस वक्त RSS। तो हम सबको मिलकर इलेक्शन से लेके हर चीज़ को हाईजैक कर लिया है, यहाँ तक के जजेस को लेकर। तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ताकि कोई गरीब, कोई दलित, कोई मजलूम, कोई गरीब मुसलमान, कोई मुसलमान जो जेलों में सड़ रहे हैं, उसे हम सड़ने ना दें, उन्हें हम आज़ाद कराएं। जो उमर खालिद हैं, उनके साथी हैं, उन सब के लिए हम सबको आवाज़ उठाना होगा, तभी काम चलेगा। वरना कल उनकी बारी थी, आज किसी और की बारी, परसों हमारी बारी, किसके पर तरसों किसी और की बारी, तो इसी तरह से बारी लग जाएगी। नहीं तो हम सबको इस पर आवाज़ उठाना है। और इस बात को याद रखिए, जो दिल्ली दंगा हुआ था, जो उमर खालिद पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसका मास्टरमाइंड कौन था आखिर? उसका मास्टरमाइंड था BJP RSS हिंदू महासभा। इन्होंने इस दंगे को साजिश रचा। इसकी वीडियोस क्लिप्स मौजूद हैं, जिसमें ये दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये पुलिस के सामने दंगे भड़काने की धमकी भी दे रहे हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं, इन्होंने सबसे बड़ा दंगा भड़काने में बहुत ही रियल किरदार अदा किया था। इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए और इनको जेल के सलाखों में पीछे डालना चाहिए, ताकि ऐसे गंदगी डालने वालों को गिरफ्तार करके इनको जेल के सलाखों के पीछे डालो, ताकि गंदगी ना फैल सके। क्योंकि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी का हाथ है इन पर, RSS का हाथ है। और RSS मोदी ने ही पूरे देश को हाईजैक किया हुआ है, डेमोक्रेसी को कंट्रोल किया हुआ है। डेमोक्रेसी में से जो भी हो सकता है वो निकाल रहे हैं, ताकि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ना रही। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोदी को 2002 से पहले कोई नहीं जानता था। इस बात को याद रखें कि मोदी एक गुंडा है। आप जितना डरोगे गुंडे से, गुंडा आप पर हावी होता जाएगा। आपको मुकाबला करना होगा। मोदी एक गुंडा है, एक आतंकवादी है, जिसने गुजरात जेनोसाइड करवाया। ये गुजरात जेनोसाइड का मास्टरमाइंड है। इसी तरह देश में जितने भी दंगे हो रहे हैं, उसमें BJP RSS का हाथ है। अभी भी कहा जाता है कि जो मोदी और अमित शाह ने लड़की का पीछा किया था और उसका पीछा करते थे और उसकी जो डिटेल है वो हासिल करने की कोशिश करते थे। तो हम सबको इन गुंडों से बचना है, देश को, डेमोक्रेसी को बचाना है और इस लक्ष्य के साथ आगे चलना है कि सभी धर्मों को, सभी रिलीजन प्रैक्टिस करने वालों को, नॉन रिलीजन प्रैक्टिस करने वालों को तनाव ना बढ़े, दंगा फसाद ना बढ़े। क्योंकि BJP RSS इस चीज़ में माहिर है। वो दंगा फसाद करके ही इतने ऊपर आई है। तो ये दंगा फसाद कराते रहेंगे, ताकि ये अपनी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके हिंदुत्व आइडियोलॉजी थोप सके, टेरर आइडियोलॉजी थोप सके देश पर। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पर ये तभी रुक सकता है जब हम सबको मिलकर इस गंदे आइडियोलॉजी वाले मोदी, अमित शाह, RSS, हिंदू महासभा, हिंदुत्व, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। दंगाइयों के खिलाफ, इन मोदी दंगाई, अमित शाह या फिर BJP RSS, इन सब के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठाना है। और इसकी कीमत हम जानते हैं क्या है। हमारी मौत भी हो सकती है, हमें गिरफ्तार करके 20-20, 30-30 साल तक जेल में सड़ाया भी जा सकता है। पर कोई बात नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। अस्सलाम।